नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ। शिक्षा, परीक्षा और खास तौर पर कोरोना काल के बीच इन तमाम चीजों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम 130 करोड़ की जनता यानी कि देश की 130 करोड़ की जनता की बात करते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानियां देश की सरकार, राज्य की सरकार और आम लोग तीनों मिलकर उठा रहे हैं। लेकिन छात्रों का क्या? क्योंकि छात्रों को लेकर तमाम चीजों का जिक्र किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस यानी कि ई लर्निंग की बात कही जा रही है, लेकिन इस वक्त समस्या 10वीं 12वीं के छात्रों के साथ साथ उनकी परीक्षाओं को लेकर, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स वाले लोगों की भी बात करें, उन छात्रों की भी बात करें तो उन्हें भी हो रही है। तमाम परेशानियां उन लोगों को भी हो रही है जिनके छोटे बच्चे हैं, यानी कि जिनके पास बहुत छोटे बच्चे हैं और वो अपने एडमिशन्स कराने चाहते हैं बच्चों का, क्योंकि ये वो महीना होता है जब नर्सरी से लगातार एडमिशन शुरू हो जाते हैं, केजी में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ई लर्निंग क्लासेस को लेकर भी तमाम परेशानियों के बीच आज हम कोरोना काल के इस संकट के बीच चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन सभी चीजों को, इन चुनौतियों को पार करते हुए सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो जो कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से वो भी बहुत सराहनीय बताए जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम बात करेंगे तो खास तौर पर अलग अलग राज्यों से कोशिश करेंगे ये जानने की, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है कि जब हम बात कर रहे हैं इस साल को लेकर, क्योंकि एक लंबे समय तक हमें कोरोना के साथ जीना होगा, ये बार बार कहा जा रहा है। लेकिन क्या हम ये भी समझ सकते हैं कि इस दौरान, इस एक साल के अंदर क्या पूरा सिलेबस हो पाएगा, या फिर जो आगे आने वाला सेमेस्टर होगा अगले साल का उसको भी पेंडिंग में रखा जाएगा, या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा इन तमाम चीजों को लेकर, या फिर इन चुनौतियों को पार करने के लिए। और एक और यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है कि जब हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, जब हम ऑनलाइन क्लासेस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों का क्या जिनके पास लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ये तमाम सुविधाएं नहीं है। तो इसी पर आज चर्चा होगी और हमारे साथ आज हरियाणा से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी जो जुड़ रहे हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ तमाम सुविधाएं और क्या कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो इस वक्त खास तौर पर शिक्षा विभाग पर हैं, शिक्षा मंत्री पर हैं, और क्या कुछ नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो कोरोना, शिक्षा और परीक्षा के बीच आज हम इसीलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो देखिए शिक्षा का स्तर पहले से ही किस कदर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जब हम 130 करोड़ की जनता की बात करते हैं तो उसमें एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है, एक बड़ा तबका ऐसा है जो छात्रों का है, जो रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, तमाम चीजों के लिए कई सारी चुनौतियों का सामना तो करता ही है। लेकिन अब कोरोना में भी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इस वक्त बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्हें चिंता इस बात की भी है, खासतौर पर देखिए 10वीं और 12वीं की अगर हम बात करें, अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग कोशिशें की जा रही हैं बच्चों को भी कई सुविधाएं देने की। लेकिन ये भी कहा जा रहा है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो कुछ हद तक ये कह दिया गया है शिक्षा मंत्री की ओर से कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 जुलाई से सुचारू रूप से जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रहती हैं उन्हें कराया जाएगा, खासतौर पर अगर हम साइंस और मैथ्स की बात करें। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार की हम बात करें, दिल्ली सरकार की हम बात करें, यूपी सरकार की हम बात करें, तो तमाम चीजें ऐसी हैं जो कही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें केंद्रीय शिक्षा मंत्री की, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के छात्रों को किसी भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही कुछ समय बाद लॉकडाउन खुलता है तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ ठीक रहते हुए हम वो परीक्षाएं अवश्य करा लें जो बहुत महत्वपूर्ण है। 12वीं की अगर हम बात करें, हालांकि दिल्ली में तो ये कह दिया गया है कि जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 10वीं के जितने भी छात्र हैं, हालांकि दिल्ली हिंसा को लेकर जितने एग्जाम्स रह गए थे वो कराए जाएंगे, लेकिन बाकी नहीं कराए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इन सभी चीजों के बीच किस तरह से केंद्र और राज्य का तालमेल बैठता है और सभी सुविधाएं छात्रों को मिलती हैं। अब बात आती है स्कूल्स की, क्योंकि अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करें तो इस वक्त चाहे वो खास तौर पर निगम के स्कूल हो, चाहे वो सरकार के स्कूल हो, वहां इस वक्त जो सुविधाएं हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो गरीब वर्ग के लोग हैं। और ऐसे में जब स्कूल खुलेंगे
तो उन लोगों का क्या होगा ये भी देखना होगा। तो इस वक्त हरियाणा से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खबर फास्ट पर जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल कंवरपाल गुर्जर जी यही है मेरा कि किस तरह से नजर बनाए हुए है हरियाणा सरकार और खासतौर पर शिक्षा मंत्री के रूप में आप किस तरह से नजर बनाए हुए हैं देश के भविष्य को लेकर, साक्षरता को लेकर? जिस प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आई, बिल्कुल अचानक जो घटना घटी पूरी दुनिया के सामने जी। तो इसमें से एक रास्ता बनाने का प्रयास किया कि ऑनलाइन हम बच्चों को शिक्षा दें। तो एक तो हमारा सौभाग्य रहा कि हरियाणा में 4 हमारे चैनल हैं, एजू चैनल 4 हमारे जी। तो उनके द्वारा हमें बड़ा लाभ उसका हुआ कि हमने उसके द्वारा एजुकेशन देने का प्रयास किया। और सभी जितने भी केबल चैनल हैं उन पे ये सारा का सारा प्रसारित कर रहे हैं। दिन में 2 बार इसका हम करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बिजली खराब हो जाए या बिजली ना हो या कहीं कोई दिक्कत हो रास्ते में इस वजह की, तो 2 बार उसको हम रिपीट करते हैं। तो दूसरा हमारा स्वयं प्रभा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चैनल है, 36 चैनल है उस पे जी। तो उसको हम सारे पे उस पे जो हमारे दूसरा टीवी का अन्य साधन भी है हमारे DST है, ये दूसरे हैं और जो अपना आपके दूसरे टीवी हैं वो भी सारे इस पे दिखाते हैं। और वो भी उसका 2 घंटे का टाइम हमें सुबह का, 2 घंटे का शाम का उसका मिला है। तो उस पे भी हम उसको दिखाते हैं, सुबह जो दिखाते हैं उसको शाम को रिपीट करते हैं। और इस पे ये DTH पे, DD पे, एयरटेल पे, टाटा स्काई पे, वीडियोकॉन पे, डिश टीवी पे, सारों पे चैनल चलता है। तो इसके माध्यम से भी है। उसके अलावा और दूसरे जो और हैं उससे भी हमारा प्रयास रहता है कि जब व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे, जो जैसे हमने उस पर भी हम टीचर ने जो क्लास के बच्चे हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उस पर भी हम प्रयास करते हैं। और टीचर को हमने ऐसा भी वो सबको नंबर दिए है, टीचर का नंबर स्टूडेंट के पास है, स्टूडेंट का टीचर के पास है। अगर वो भी उसके बारे में कुछ भी जानकारी लेना चाहता है तो उसको भी वो सारे के सारे उसकी तो क्लियर करने का काम करते हैं। इसके अलावा हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक निवेदन किया था कि भी हमारे जो चैनल है ये जो हरियाणा, इसको मस्ट कैरी सूची में डाल दें। और अगर वो इसमें डाल देते हैं तो उसमें हमें जो DTH है इसमें हमें मिल जाएगा ये टीवी चैनल, केबल टीवी और DTH, इसमें हमने जरूरी हो जाएगा वो। तो ऐसे में हमारा जो दूर दराज के गांव भी हैं जहाँ हमारा ऑनलाइन में उतनी सफलता में नहीं मिलती तो वहां भी हमें उसमें सफलता मिलेगी और अच्छा से हम काम कर सकेंगे। यानी कंवरपाल गुर्जर जी ये बेहद सराहनीय कदम इसलिए भी है सरकार का क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर मोबाइल या फिर लैपटॉप ना होने के कारण, वाईफाई ना होने के कारण थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, जो अब इससे सॉल्व हो सकती हैं, जिसका निदान इससे हो सकता है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यहाँ पर 10वीं और 12वीं के छात्रों का भी खास तौर पर है, क्योंकि 10वीं के छात्रों के खास तौर पर जो ये चाहते हैं कि 11वीं में एडमिशन किस तरह से होगा और 12वीं के वो छात्र जिनके कुछ एग्जाम्स रह गए हैं वो किस तरह से होंगे, आगे उनका एडमिशन UGC में किस तरह से होगा, उस पर क्या कुछ फिलहाल किया जा रहा है? देखिए 10वीं में जो है उसको तो हमने 10वीं के बच्चों का 20 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा जी बिल्कुल। और उसमें 10वीं के बच्चों को हमने एक उनका पेपर है साइंस का, वो केवल एक पेपर है उनका रहा, उसका जो औसत मार्क्स होंगे जो पेपर हमने चेक कर लिए उसके मार्क लिस्ट जो मार्क्स जो है वो हमारे पास आ चुके हैं। और जल्दी हम 20 तारीख को जो उसका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे और उसमें जो औसतन मार्क्स हैं उसके दूसरे सब्जेक्ट में उतने ही हम उसके साइंस में मान लेंगे और उसका अगली क्लास में एडमिशन कर देंगे। जब स्थिति सामान्य होगी तब उसका जो साइंस का सब्जेक्ट है उसके हम पेपर ले लेंगे और उसके अनुसार उसका एडमिशन की भी हमने उसमें शर्तें रख दी कि अगर आप साइंस साइड में कोई ऐसा एडमिशन लेते हैं और अगर आपके नंबर अच्छे नहीं होते तो वो हमने दोबारा उसको दूसरे उसमें लेना पड़ेगा। तो वो हमने उसके लिए व्यवस्था कर दी, लेकिन उसका पेपर बाद में होगा, अभी एडमिशन करा देंगे। लगभग बच्चों को भी पता होता है कि हमारे कितने मार्क्स हैं, अनुमान तो लगभग होता है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क होता है लेकिन पता ही होता है। और जो +1 का आपने पूछा है उसमें मैथ का एक पेपर ऐसा है जो अभी तक नहीं लिया गया जी। उसको भी हमने औसत अंक मान लिए, जितने उसने दूसरे सब्जेक्ट में नंबर लिए वही औसत हमने उसके मान लिए और उसका भी एडमिशन मैंने +2 में कर दिया कि वो एडमिशन +2 में ले सकता है। दूसरा आपने +2 के बारे में पूछा, +2 बहुत ही एक मेन क्लास है क्योंकि सारे एडमिशन +2 के बाद ही होते हैं। किसी ने मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में ना उसमें क्या
बीटेक करनी है या कोई भी करना है तो +2 के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो उसमें हमारा प्रयास है, अभी तक उसमें कोई गाइडलाइन थी नहीं, लेकिन हमारा यूजीसी भी है और अभी जो सीबीएसई है उसने घोषणा की कि 1 से 15 जुलाई तक वो टेस्ट लेंगे जी। तो अभी हमने बात तो नहीं की, लेकिन मैं भी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग इसके आसपास ही हम भी अपना निर्णय कर लेंगे और बच्चों के एडमिशन जो हमारे ना बच्चों के जो पेपर है वो इसी तरीके के दौरान ही हम ले लेंगे। इसके आसपास ही, जैसे 1 से 15 ने रखा तो अभी हम भी बातचीत करेंगे और हम भी उसका पेपर अभी यूजीसी से बात करके उसका। चलिए, कंवरपाल गुर्जर जी, आपने 10वीं और 12वीं के छात्रों को भी खास तौर पर यह समझाया है, ये बताया है खबर फास्ट के माध्यम से कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं। अब एक और सवाल यहाँ पर यह है, अगर मैं माध्यमिक कक्षाओं की बात करूं उनके सिलेबस को लेकर, देखिए अभी फिलहाल ये जो अप्रैल का महीना बीत चुका है और मई और जून खास तौर पर जिनमें छुट्टियां होती हैं, लेकिन जो सिलेबस है अगर मैं बात करूं कि 1 साल के भीतर एक टाइम पीरियड होता है कि इतनी क्लासेस होंगी और उस हिसाब से सिलेबस को पूरा कराया जा सकेगा, तो क्या कोई और माध्यम होगा या फिर सिलेबस को कम किया जाएगा ताकि आगे आने वाला अगले साल का जो सेमेस्टर है उसको भी पूरे ठीक तरीके से सुचारू रूप से कराया जा सके? क्या कुछ इसकी प्रक्रिया? देखिए, इसमें 3 ऑप्शन है हमारे पास। हमने एक पहले किया था, अगर 1 जून से हमें क्लासें लगाने की परमिशन मिल जाती है तो उस स्थिति में हम जो हमारी 15 छुट्टियां गर्मियों की होती हैं और 15 छुट्टियां हमारी सर्दियों की होती हैं और 11 हमारे शनिवार होते हैं। अगर हम उन पूरी छुट्टी को खत्म करते हैं तो ऐसे में हमें 41 दिन मिलते हैं और हमारे टोटल दिन जो हैं क्लास लगने के वो 234 हैं और अभी इस कोरोना की वजह से हमारे 43 जो दिन हैं वो कम हुए थे होंगे और अगर वो हमें 41 दिन हम लगा लेते हैं तो लगभग हमारा जो नुकसान होया उसकी भरपाई हम कर लेते हैं और उसकी बजाय अगर 1 जून को नहीं पड़ता और 1 जुलाई को ऐसी स्थिति बढ़ जाती है कि हम क्लासेस शुरू कर दें तो उसके लिए भी हमने एक विचार किया कि 15 दिन जो सर्दियों के हैं छुट्टियां वो छुट्टियां हम समाप्त कर देंगे और 11 छुट्टियां जो हमारी जो सेकंड शनिवार है उसकी जो छुट्टियां हैं वो हम समाप्त कर देंगे और इसके साथ ही 26 दिन तो हमें इसमें मिल जाएंगे और उसके बाद हम जो अपना अगस्त और सितंबर है वो एक कुल मिला के ठीक मौसम होता है उस टाइम तो हमने विचार किया कि उसमें 1 घंटे से लेके 2 घंटे यानी कि अगर हम 2 पीरियड बढ़ाते हैं तो लगभग 1.5 घंटा बढ़ता है तो हम वो 2 पीरियड बढ़ा लेंगे आगे और जो टाइम है उसमें 2 पीरियड और बढ़ा के लेंगे तो ऐसे में हमारा ये भी कवर हो जाता है, लगभग 40-41 दिन के आसपास हमारे कवर हो जाते हैं तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां फिर भी सामान्य नहीं होती जी तो उसमें तीसरा विकल्प हमारा ये है कि हमने निवेदन किया है इस प्रकार के कि जो आगे सिलेबस होगा वो परसेंटेज वाइज उतना ही कम कर दिया जाए जितने दिन होंगे। मतलब 234 दिन में अगर जितना सिलेबस था अगर उसकी बजाय कुछ कम दिन मिलते हैं तो सिलेबस को भी कम करने का हमने मांग करी है और मुझे उम्मीद है कि इसकी हमें परमिशन मिल जाएगी तो पूरा कर। कंवरपाल गुर्जर जी, आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, लेकिन ये हम जिस दौर की बात कर रहे हैं कोरोना काल की, ऐसे में जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि 1 जून से या फिर 1 जुलाई से अगर किसी भी तरह से अनुमति मिलती है तो शायद स्कूलों को खास तौर पर चलाया जा सके एक बार फिर से सुचारू रूप से, लेकिन एक लंबे समय तक के लिए कह दिया गया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो उस बीच अगर क्लासेस शुरू हो जाती हैं, अगर ऐसा होता है, अनुमति मिलती है, तो किस तरह की रियायतें, खासतौर पर किस तरह के एहतियात बरते जाएंगे स्कूलों में? क्या तमाम चीजें जिसको लेकर तैयार है सरकार? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें जो भी विशेषज्ञ अपनी राय देंगे तो हम उनका पालन करेंगे क्योंकि जानकार लोग तो वही हैं जो वो सही जानकारी देंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार की अपील की पूरा देश पे अमल कर रहा तो स्कूल को चलाने के लिए क्लासें लगाने के लिए जो भी हमारे विशेषज्ञ देंगे। वैसे आज हमारे मन में एक विचार आया, अभी तक ये विचार है लेकिन मेरी कोई घोषणा नहीं है आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक विचार किया और अभी अधिकारियों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि जैसे 30 बच्चों की क्लास है तो अभी ये सोच रहे हैं कि 15 बच्चों को एक दिन और 15 बच्चों को एक दिन बुलाएं और उनका सिलेबस का काम हम शुरू करें। लेकिन इसमें भी अभी हमें राय लेनी कि अगर हमें परमिशन मिलेगी तभी हम ये काम शुरू करेंगे, वैसे अभी नहीं करते। अभी पहले हमारी राय है अधिकारियों के साथ बातचीत करके, उसके बाद जो विशेषज्ञ है उनसे हम राय लेंगे। अगर वो हाँ करते हैं कि ऐसे चला सकते हैं तो हमने एक विचार किया कि +1 और +2 की क्लासें हम शुरू कर देंगे अभी कि अगर वो परमिशन मिलती है तो हम शुरू कर देंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर उसके 9th और 10th का विचार करेंगे।
तो विचार किया। अभी मेरा कोई ये घोषणा नहीं है, अभी दोनों सोच रहे हैं इसको इस प्रकार से शुरू कर। हाँ बिल्कुल, विचार किया जा रहा है और उसी प्रकार फिर सिलेबस पर भी ध्यान देना होगा कि कितना प्रतिशत सिलेबस उसमें पूरा हो पाएगा, ऑड इवन के हिसाब से अगर किया जाता है तो कंवरपाल जी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये समझें, जिस तरह से आपने भी कहा कि अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर कोरोना की स्थिति किस प्रकार रहती है, उस पर पूरी तरह से प्रभावित, खासतौर पर जो प्रभाव है कोरोना का वो दिखाई दे रहा है और उस पर ही डिपेंडेंट रहेगा सभी चीजें। लेकिन अगर ई लर्निंग से ही सिलेबस पूरा कराए जाने की किसी भी तरह की परेशानी सामने आती है या फिर किसी भी तरह की ऐसी स्थिति सामने आती है कि ई लर्निंग के माध्यम से ही, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही सिलेबस पूरा कराया जाएगा, तो इसको लेकर क्या शिक्षकों को, क्या अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या कुछ उनके साथ बातचीत हो रही है? देखिए, ट्रेनिंग तो है, पहले भी एजू हरियाणा के नाम से हम चलाते थे। अभी हमने एक निवेदन भी किया कि जो एजू हरियाणा के नाम से हमने जो पहले हम जो हमारा सारा सिलेबस था उसको भी हमने गूगल पे डालने के लिए भी विचार किया कि उसको गूगल पे डाल लें। तो वो सारा का सारा है और हमारे टीचर भी एक्सपर्ट है, लेकिन इस प्रकार की पूरी व्यवस्था हमारे पास, मतलब शुरू तो की हमने लेकिन वो पूरी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि अचानक इस प्रकार की स्थिति आएगी तो हमने वो करना हमारे लिए जरूरी हो गया। लेकिन जैसा आपने शंका जाहिर की कि अगर नहीं होता तो फिर क्या, तो निश्चित तौर से एक तो पहली बात तो हमारी जरूरत है कि हम एक सर्वे कराएंगे कि कितने % बच्चे जो हैं हमारे साथ इससे जुड़े हैं और कितने ऐसे हैं जो नहीं जुड़े। अगर उसकी परसेंटेज जो भी है तो उसका पूरा प्रयास ये रहेगा कि 100% बच्चे किसी न किसी तरीके से हमारे साथ जुड़ने चाहिए किसी भी माध्यम से। अब माजी कहीं एजू हरियाणा के जो हमारा चल रहा है उसके न केवल टीवी से हैं, कहीं हमारे स्वयं प्रभा के से हैं और कहीं बैठक के हैं तो दूसरे जुड़े। लेकिन इस सारे का सर्वे करके हम देखना चाहते हैं कि कितने % बच्चे जुड़ गए और कितने % उसके बाद भी। तो हमारा प्रयास रहेगा कि 100% बच्चों तक हमारी ये जानी चाहिए, जो खामियां अभी तक रही है उनको हम ठीक करें। यानी कि इस तरह से जो आगे की प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। इसके साथ अगर मैं यूजीसी की बात करूं, यानी कि 3rd ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स में और वो आगे के एडमिशन के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल उनके एग्जाम्स रुके हुए हैं, उनको लेकर क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? क्या कुछ वो कर सकते हैं, क्या कुछ काम किया जा रहा है सरकार की ओर से उनके लिए? यूजीसी ने उसके लिए वो गाइडलाइन दे दी, उनके पेपर के लिए भी दे दी और उन्हें कहा कि भाई ये यूनिवर्सिटी तय करेगी। वैसे उसके लिए डेट निश्चित कर दी और उसके जो तरीका क्या होगा पेपर लेने का, फर्स्ट ईयर और 2nd ईयर के लिए उन्होंने दे दी, लेकिन फाइनल का भी नहीं किया। आपने 3rd ईयर किया, 3rd ईयर का तो किया नहीं उन्होंने। बिल्कुल, फाइनल ईयर के लिए ही मेरे सवाल। फाइनल के लिए नहीं किया, लेकिन 1st ईयर और 2nd ईयर के लिए उन्होंने कह दिया कि आप पेपर ले सकते हैं। उसकी डेट भी निश्चित कर दी और उसमें कह दिया कि जो नियम होगा वो यूनिवर्सिटी तय करेगी। और निजी स्कूलों के लिए क्योंकि बहुत सारे नियम निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में जो लोग दे सकते हैं फीस निजी स्कूलों को वो जरूर दें, ये भी खबर सामने निकल कर आ रही थी, सरकार की ओर से कहा गया है। देखो, मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से मैं अब भी अपील कर रहा जी कि जिन लोगों जो लोग सामर्थ्य हैं उनको फीस जरूर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम फीस देंगे तो स्कूल का केवल जो स्कूल का मालिक है वही नहीं है सब कुछ, उसके साथ साथ उस स्कूल में बहुत बड़ी संख्या में टीचर भी हैं, उसके साथ साथ वहाँ माड़ी भी है, स्वीपर भी है, क्लर्क भी है। तो उन सबको तनख्वाह देनी, तो आखिर तनख्वाह कहाँ से जाएगी? और अगर मान लीजिए हम नहीं देते, अगर हम सामर्थ्य है उसके बावजूद नहीं देते तो फिर वो लोग भी तो प्रभावित हो ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने केवल 1 महीने की ट्यूशन फीस देनी, बाकी तो हमने सारी रोक लगा दी, किसी प्रकार का कुछ नहीं वो डिमांड कर सकता। तो 1 महीने की ट्यूशन फीस मैंने पहले भी निवेदन किया कि देनी चाहिए हमें, और 1 महीने की फीस दे ताकि स्कूल की जो लोग उस स्कूल के ऊपर डिपेंड है, वहाँ काम करते हैं, उनकी भी तनख्वाह ठीक कंवरपाल गुर्जर जी, इसी बीच क्या इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि निजी स्कूल कहीं इस बीच में, यानी कि जो सक्षम लोग हैं उनको फीस देनी है, इस पर निर्भर होकर कहीं सभी से जबरदस्ती फीस मांगने का तरीका ना अपनाएं, इस पर पूरे ध्यान दिया जा रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल। जो हमने लेटर निकाला उसमें हमने साफ कहा कि जो लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग हैं, वो उनसे फीस ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की मजबूरी है और वो ये कहता है कि मैं दे नहीं सकता, तो सहानुभूति पूर्वक उसमें विचार करना चाहिए, उसको इसके लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। ये हमने लेटर में लिख के आदेश। एक आखिरी सवाल कंवरपाल गुर्जर जी मेरा, कि आखिर जो सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो यूजीसी के हों चाहे वो स्कूल के शिक्षक हों, उनको लेकर, उनकी फीस को लेकर, रेवेन्यू को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल सकती है अभी? जी,
जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, जो अध्यापक हैं, उनकी फीस को लेकर, उनके भत्ते को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं सरकार की नहीं, ओर से? सरकारी में तो कोई फीस है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है। सरकारी में पहले 8वीं क्लास तक जो थी ना जी, वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन थी। शिक्षकों को अब लेकर, की बार में- अध्यापकों को लेकर, उनका जो भत्ता है उसको लेकर क्या क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, उनकी तो हम पूरी तनख्वाह दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। खबरपाल गुर्जर जी, आप खबरफास्ट के साथ जुड़े, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि खबरफास्ट के माध्यम से आपने दर्शकों को और खास तौर पर हरियाणा के जितने भी छात्र हैं उनको लेकर जो भी उनकी दुविधाएं थी उस पर जवाब भी दिया और समझाया कि किस किस तरीके के साथ आगे बढ़ा जा सकता है और कोरोना काल के बीच जो दुविधाएं हैं छात्रों की वो किस तरह से दूर हो सकती हैं। तो यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है, देखिए जब हम छात्रों की बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं और किस तरह से तैयार शिक्षकों को किया जा रहा है आगे के लिए, यानी अभी देखिए इस चीज़ की संभावना बहुत कम नज़र आती है कि स्कूल कब से खुलेंगे। हालांकि सभी राज्य सरकारें कोशिश कर रही हैं कि घर बैठे छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। हर एक शिक्षक इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि जिन बच्चों के पास इस वक्त ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध कराई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके सिलेबस से जुड़ी उन्हें चीज़ें सिखाई जा सके इन छुट्टियों के बीच, क्योंकि इस वक्त सभी बच्चे घर पर हैं, क्योंकि कोरोना काल के बीच जो स्कूल, कॉलेज, ट्यूशंस, इन सब पर पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। सतीश द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट पर। और सबसे पहला सवाल मेरा सर आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए, यानी कि शिक्षा के लिए, शिक्षा के स्तर के लिए कोरोना काल के बीच क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, हम हमारे जो शहरों में या अन्य क्षेत्रों में जो निजी स्कूल हैं वो तो ऑनलाइन क्लासेस चला ही रहे हैं, लेकिन पहली बार आपको एक उत्तर प्रदेश में जानकर आपको अच्छा लगेगा कि हमारे 90% सरकारी स्कूल जो गांव में हैं, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान, रिक्शा वाला, ठेला वाला, इन सब के बच्चे जहां पढ़ते हैं, उन स्कूलों में भी हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। हमने तमाम सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका इस्तेमाल किया है, गूगल ऐप का इस्तेमाल किया है, दीक्षा पोर्टल का इस्तेमाल किया है। हम दूरदर्शन के टाइम स्लॉट हमने 1.5 घंटे का लिया है, उस पर हम विभिन्न क्लासेज चलवा रहे हैं। तो हमने गांव में भी, हमारे उत्तर प्रदेश का कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं बचा है जहां पर इस समय व्हाट्सएप के माध्यम से, दूरदर्शन के, आकाशवाणी, अन्य माध्यमों से ऑनलाइन क्लासेज ना चल रहे हैं। उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य था। एक तो ये था कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी ना हो, और दूसरा ये था कि ये जो तनावपूर्ण माहौल है ये बच्चों पर हावी ना हो, बच्चे पठन पाठन के कामों में एंगेज रहें। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के बीच बच्चों को घर तक ये सुविधा पहुंचाई जा रही है कि वो अपना कोर्स भी कंप्लीट करें, लेकिन इसके साथ साथ मोरल वैल्यूज भी, यानी कि तमाम चीज़ों को सीख सकें। लेकिन सतीश द्विवेदी जी, एक जो बड़ी चुनौती है सरकार के सामने इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कि ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर मजदूरों के, गरीबों के परिवार के बच्चों को किस तरह से शिक्षा ऑनलाइन या फिर ई लर्निंग के माध्यम से कराई जा सके, उन चुनौतियों को सरकार किस तरह से पार कर रही है, जो सराहनीय कदम बताए जा रहे हैं? देखिए, ज्यादातर व्हाट्सएप के एक्सेस में हर आदमी है। आजकल बहुत गरीब परिवार में भी वो सस्ता ही सही लेकिन स्मार्टफोन है, वो व्हाट्सएप यूज करते हैं। तो हमने ज्यादातर इस्तेमाल किया है व्हाट्सएप का। हमारे 800 से अधिक ब्लॉक हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉनिटरिंग के लिए हमने पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। अब उस ग्रुप से हमने टीचर्स को जोड़ दिया, और टीचर्स ने बच्चों के अभिभावकों से बात करके नंबर लेके उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। व्हाट्सएप पर उनको वीडियो भेजते हैं हमारे टीचर्स, उनको बच्चों को होमवर्क देते हैं। किसी एक बच्चे के पास अगर नहीं है तो वो बगल वाले बच्चे के सहायता भी ले लेता है, दूसरे उसके घर जाकर गांव में, और फिर होमवर्क पूरा करके वो व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं, हमारे टीचर्स चेक कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा, जहां बिल्कुल ही स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वो बच्चे, दूरदर्शन हर घर में है गांव में, या नहीं भी है तो एक घर में जाकर के कहीं बच्चे बैठ के देख रहे हैं। तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का हमने इस्तेमाल किया है, उसका हमारे बच्चे बहुत बड़ी मात्रा में लाभ उठा रहे हैं।
सतीश द्विवेदी जी, 10वीं और 12वीं के छात्रों को लेकर जो चुनौतियां आ रही हैं या जो मन में सवाल लगातार उठ रहे हैं छात्रों के कि आखिर 12वीं के बाद एडमिशन की प्रक्रिया किस तरह से होगी, क्योंकि एग्जाम्स कहीं ना कहीं इस वक्त समस्या बने हुए हैं। वहीं 10वीं के छात्रों के लिए खासतौर पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चीजें? नहीं, यूपी बोर्ड की हमारे हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हो चुकी थी, मूल्यांकन का काम शुरू हो चुका है, जल्दी ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस साल 10वीं या 12वीं में जा रहे हैं, जिनका बोर्ड का एग्जाम होना है, उनकी चिंता स्वाभाविक है। लेकिन सब चीजें जिस तरह से लॉकडाउन के कारण जो प्रभावित हुआ है, इसकी भरपाई करने की योजना हर विभाग आगे बना रहा है। कहीं पर सिलेबस कम किए जा रहे हैं, कहीं पर काम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे हमने अपनी बेसिक शिक्षा में हमने तय किया है कि जब भी स्कूल खुलेंगे तो हर रोज जो स्कूल का टाइम था उसमें 1 घंटे की वृद्धि कर देंगे, ताकि जो बच्चों का इधर नुकसान हुआ पूरा हो जाए। तो ऐसे ही हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है, हमारे जो उच्च शिक्षा विभाग है वो भी इस तरह की प्लानिंग कर रहा है। कुल मिला करके बच्चों का जो नुकसान इस बीच हो रहा है उसकी भरपाई करने के तरीकों पर लगातार विभाग काम कर रहा है। बच्चों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, बच्चों का नुकसान नहीं होने देंगे। और आपने भी एक चीज का जिक्र किया जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ 11वीं 10वीं और 12वीं में आए नए छात्रों के लिए उनका जो सिलेबस है, या फिर माध्यमिक कक्षाओं की मैं बात करूं, उनके सिलेबस को लेकर देखिए अभी ये संभावना नहीं जताई जा रही कि 1 जून से 1 जुलाई से या फिर कब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि कोरोना के बीच हमें जीना पड़ेगा, ये बार बार कहा जा रहा है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि ई लर्निंग के माध्यम से ही आगे का कोर्स पूरा किया जाएगा या फिर कोई और तरीका अपनाया जाएगा? नहीं, अभी तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी तो ई लर्निंग का ही सहारा ले सकते हैं। जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक तो, लेकिन जब स्कूल खुलेंगे तो कई तरीके अपनाए जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी, बच्चों को कुछ ऐसे मटेरियल भी उपलब्ध कराए जाएंगे जिसको घर पर जाकर के थोड़ा ज्यादा समय देकर उसकी एक्सरसाइज कर लें। अगले साल की जो परीक्षा होगी उसके सिलेबस के दायरे को भी थोड़ा कम करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे विकल्प खुले हैं। बच्चों के ऊपर कोई बहुत मानसिक बोझ ना पड़े, उनके ऊपर अतिरिक्त भार ना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तीनों विभाग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और बच्चे बिल्कुल चिंता न करें, अभी जो जितना उनको उपलब्ध हो पा रहा है उसमें इंगेज होकर के, तनाव मुक्त होकर के अपने पठन पाठन का काम करें। उनको अगले सत्र को लेकर के तनाव लेने की जरूरत नहीं है, विभाग उस स्तर की तैयारियां कर रहा है। सतीश द्विवेदी जी, आपने अगले सत्र को लेकर भी जिक्र किया और यही एक जो बड़ा प्रश्न है वो छात्रों के मन में है कि आगे जो अगले साल का सेमेस्टर होगा, क्या उसको शुरू होने में भी देरी हो सकती है कोरोना काल के बीच, क्योंकि ये जो सफर बीत रहा है घर पर पढ़ाई का और सिलेबस की इस वक्त दुविधा का, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगले साल जो सेमेस्टर शुरू होगा उसमें देरी हो सकती है? अब देखिए, जब पूरे देश की सभी गतिविधियां प्रभावित हुई हैं तो स्वाभाविक है कि शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित होगा। और बल्कि सबसे ज्यादा प्रभाव इस पर पड़ा है क्योंकि बच्चे इकट्ठा नहीं हो सकते इंस्टीट्यूशंस में, तो ये सब चीजें तो होंगी। लेकिन अगला सत्र निश्चित रूप से लेट होगा। 1 अप्रैल से जो नया सत्र शुरू हो जाता था वो नहीं हो पाया। जुलाई में भी क्या स्थितियां बनेंगी इस बारे में हम स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते। जैसा केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी, जैसा प्रदेश सरकार की गाइडलाइन होगी, उस आधार पर निर्णय करेंगे। तो अभी तो सब कुछ भविष्य की गर्त में है। जितनी देरी से खुलेगा उसको फिर कैसे मेकअप करेंगे, या थोड़ा थोड़ा मान लीजिए ज्यादा लेट हो जाएगा तो आने वाले 2-3 सालों में थोड़ा थोड़ा उसको कवर करेंगे या सिलेबस घटाएंगे, जैसे भी होगा। ये पूरी रणनीति तो तब सामने आ पाएगी जब स्कूल खुलेंगे। कब खुलते हैं उस हिसाब से तय कर पाएंगे। लेकिन हर विकल्प पर हमारा शिक्षा विभाग काम कर रहा है कि क्या परिस्थितियां बनेंगी तो उसमें फिर क्या उपाय हो सकते हैं। सतीश द्विवेदी जी, एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि शिक्षकों को लेकर, अध्यापकों को लेकर, खासतौर पर टीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ, उनके तनाव को दूर करने के लिए और उनको खासतौर पर दबाव में वो ना रहे या फिर ज्यादा तनाव ना हो, उसको लेकर क्या कुछ ट्रेनिंग शिक्षकों को इस वक्त दी जा रही है? नहीं, टीचर्स को जैसे पूरा ऑनलाइन क्लासेज का ही जो मामला था, क्योंकि हम जानते थे कि हमारे टीचर्स को पहले से इसकी आदत नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने शिक्षकों पर कोई दबाव नहीं डाला, उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं बनाई। उनसे अपील किया कि इस परिस्थिति में बच्चों का नुकसान ना हो, इसके लिए आप कोशिश करिए। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने इसके पहले बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने लोगों से सीखने की कोशिश की, अपने मित्र टीचर्स से सीखा। डिपार्टमेंट ने जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की कोशिश की उसमें इन्वॉल्व हुए और कोशिश करके वो इसमें शामिल हुए। और मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में, गाँव में टीचर्स ने अपने अपने स्कूलों की वेबसाइट बनाए हैं, ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हैं वो। तो टीचर्स ने तो 2 कदम आगे बढ़ करके विभाग की इन गतिविधियों में सहयोग किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपने शिक्षकों के प्रति बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया सतीश द्विवेदी जी हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए और जो दुविधा थी छात्रों के मन में उन्हें दूर करने के लिए। तो आज खबर फास्ट पर हमने आपको दिखाए 2 राज्यों के शिक्षा मंत्री, हरियाणा के शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, जो हमें ये बता रहे थे कि मन में जो भी दुविधा है खासतौर पर छात्रों के, उसे दूर कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल के बीच वो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और खास तौर पर सिलेबस को पूरे करने की भी कोशिश की जा रही है। आगे की तैयारी को लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में चिंता जो बच्चे हैं वो ना करें। निजी स्कूलों की बात हो या फिर छोटे बच्चों की बात हो, खासतौर पर सभी छात्रों को लेकर हमने आज चर्चा की और इसके साथ साथ शिक्षकों को भी बेहद सराहा जा रहा है, क्योंकि इस मुश्किल समय के बीच लगातार शिक्षक अपनी अहम भूमिका निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज के लिए शिक्षा की इस चर्चा पर बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने खबर फास्ट के साथ।